हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है और यहाँ पर हम वो वाले MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि पिछले दिनों करंट अफेयर्स में थे। ठीक है, पिछले दिनों जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे, करंट अफेयर्स थे, उनके अंदर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, वो वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में न्यूज़ नहीं पूछे जाते बल्कि उनके पीछे की जो भी स्टेबल पार्ट है, सिलेबस आपका पार्ट है, उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा फ़ायदा ये है कि आपका करंट अफेयर का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको जो भी करंट अफेयर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी पता चल जाएंगी। तो अगर कभी आपका कोई भी न्यूज़ छूट भी जाता है तो अगर आप हमारी ये सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं छूटेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब भी करें और उन बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाएं जिन्हें ऐसी MCQs वाली वीडियोज़ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है अकॉर्डिंग टू द यूएन्स वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है 2024 की। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो भी आवक प्रेक्षण का सबसे अधिक प्राप्त करता है। आवक प्रेक्षण का यहाँ मतलब है कि हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब है आवक प्रेक्षण, उस किसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है, यहाँ ये पूछा है। तो मैक्सिको है, भारत, इंडिया है, चाइना है या फिलीपींस है। तो इसका सही आंसर है कि इंडिया है। ठीक है, अब देखो ये एक न्यूज़ आई थी, क्या न्यूज़ थी, इसमें बताया था कि इंडिया ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने कि कितने डॉलर 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस 2022 में इसकी ये रिकॉर्ड बना है कि 2022 में इंडिया में जो रेमिटेंस आया है वो कितना आया है, 111 बिलियन डॉलर का आया है। और ये 2022 की बात है कि 2022 के साल में इसे इतना आया है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बनी है 2024 में। ठीक है, रिपोर्ट 2024 की है और बात कभी करी गई है 2022 की बात करी गई है। ठीक है, 2022 की बात करी गई है। अब देखो नंबर 1 पे हमारा इंडिया आ गया कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो इंडिया ने कमाया है। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे है मैक्सिको। ठीक है, कौन है, मैक्सिको है। और फिर एक मिनट, हाँ ये है मैक्सिको और फिर है चाइना और उसके बाद आता है फिलीपींस। ठीक है, कौन सा है, फिलीपींस, और लास्ट में है फ्रांस। तो ये सीक्वेंस है, तो नंबर 1 पे कौन सा आ गया, इंडिया आ गया। ठीक है, नंबर 1 पे इंडिया आ गया। तो अब ये जान लेते हैं कि रेमिटेंस होता क्या है। ये तो आपको पता ही होगा, रेमिटेंस वो वाला पैसा होता है जो कि एक देश से, मानो ये इंडिया है, ठीक है, एक देश से जो भी काम करने के लिए जाते हैं लोग, दूसरे देश में काम करते हैं और वहाँ जाकर क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को अपने देश में अपनी फैमिली में भेज देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, यानी आवक प्रेक्षण। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं। अब ये एक इनकम होती है, ठीक है, जो कि एक उस देश को होती है जिस देश से लोग बाहर जाकर कमाते हैं। और प्लस इसका फ़ायदा भी है कि हमारे देश का क्या बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारे देश की जो गरीबी होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना, और क्या होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे यहाँ का एजुकेशन लेवल भी हाई हो जाएगा क्योंकि वहाँ से वो लोग सीख कर आएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी साथ में लाते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस चीज़ से क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है पैसा जो कि यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी जॉब्स के लिए जाएंगे, हाई स्किल्ड के लिए भी जाएंगे। तो जो हाई स्किल्ड के लिए जाएगा है ना, हाई स्किल्ड वाली जॉब्स में वो 36% लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई स्किल्ड के लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो US में चले गए, डॉक्टर बन के चले गए, इंजीनियर बन के चले गए। ठीक है ना, तो ये किस में हो जाता है, ये है US, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और सिंगापुर वगैरह हो गया। और वैसे गल्फ़ रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश से जाते हैं, जैसे कि केरला से बहुत लोग जाते हैं, कर्नाटक
तक जाते हैं, पूरा जो दक्षिण भारत है वहाँ से बहुत लोग जाते हैं, यहाँ तक कि बिहार में से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और कई सारे लोग अनस्किल्ड होते हैं जो कि जैसे ऑयल फील्ड्स होती हैं उनमें काम करते हैं। तो बस यहाँ इसी की बात हुई है कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड माइग्रेशन की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं। तो देखो हमारे चैनल पर जो है ये 2 सीरीज़ चल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो जीएस एमसीक्यूज़ है और एक है पॉलिटी एमसीक्यूज़। जीएस एमसीक्यूज़ वही है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि करंट अफेयर्स से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बने उसके स्टैटिक पार्ट से जो एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे ही पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की बात हो रही है तो राज व्यवस्था के हम लोग 10 क्वेश्चन आपको करवाते हैं। बहुत सारी इसकी सीरीज़ पहले भी बना रखी हैं, वीडियोज़ बहुत सारी, आप जाकर उन्हें ज़रूर देखिए। यहाँ से आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की एक एमसीक्यूज़ है और एक है डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। फुल चैप्टर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ाया जाता है। फिर उससे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम इस वाली सीरीज़ में यहाँ पर पढ़ाते हैं। और ये जो सीरीज़ है हमारी एकदम फ्री है, इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपकी फ़ीस है वो ली जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है ट्रिक्स 5 एमसीक्यूज़ की। यहाँ पर 5 एमसीक्यूज़ वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इनको हम एक अनोखी ट्रिक के साथ यहाँ पढ़ाते हैं कि आपको फ़न में जो है हंसते हंसते ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी एक नई वीडियो आई है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। अच्छा अगला है करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर जो पूरे महीने की जो करंट अफेयर हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पर हम लोग 1 लाइनर के साथ कंपाइल करके लाते हैं। अप्रैल की आप लोगों की आ चुकी है, इसको सिर्फ 70 1 लाइनर में कंप्लीट कर दिया गया है। अच्छे से यहाँ पढ़ाया गया है समझा कर, ठीक है। चलो अब अगली सीरीज़ है हमारी मेंस टॉपिक की। यहाँ पर जो भी बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम उन वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप जाइए इन वाली सीरीज़ को भी ज्वाइन कीजिए। और चैनल में हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि आप लोगों की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी जो सीरीज़ है, पूरा चैनल जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए है, ठीक है। और एक हमारी वीडियोज़ हैं जो कि शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उसमें हम लोग जो एक पूरा कंप्लीट छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है उसको वहाँ पे क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। और ये पूरे चैनल पर कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो जाइए चैनल को विज़िट कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच डैम इज़ कॉल्ड अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, ठीक है। किस बांध को अफ़गान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? ये क्या है? बारी घाट को, सलमा डैम को, या फिर सावलकोट को, या अपर करनाली डैम को? किस डैम को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, कौन सा है? सलमा डैम को, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सलमा डैम। अब देखो ये है अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि किस बांध को अफ़गान भारत का मैत्री बांध कहा जाता है, ठीक है। अफ़गान भारत का फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, यहाँ बांध की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या है इसका? है सलमा डैम। अब देखो न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में ये आ रहा है कि जो तालिबान जो सरकार है ना, अभी अफ़गानिस्तान में कौन सी सरकार आपको पता होगा? तालिबान है, तालिबान का रेजिम है। तो वहाँ पर जो तालिबान जो लोग हैं वो अपने नॉमिनी को भारत में इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी अपने राजनयिक जो है ना वो इंडिया में यहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो अभी भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ये खबर आई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो अब देखिए, वैसे इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इनको जो कल्चरल, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक जो भी संबंध थे वो बहुत ही अच्छे संबंध थे, ठीक है। कौन कौन से थे? कल्चरल और इकोनॉमिक बहुत अच्छे संबंध थे जब अफ़गानिस्तान में क्या थी? डेमोक्रेटिक सरकार थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि इंडिया वालों ने जो हम जो इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम भी करे थे। कौन कौन से? जैसे कि देखो, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को कई वर्षों से स्कॉलरशिप वगैरह देता हुआ रहा है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्या वहाँ के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देता हुआ आ रहा है।
ठीक है। और वहाँ पर कई सारे जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं वो भी कई बार दिए, जैसे कि गेहूँ दिए हैं, मेडिसिन दी है। कोविड-19 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, कपड़े विंटर वगैरह में, और वैक्सीन्स जो हैं, ठीक है ना, जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो ऐसे हमारे जो संबंध है वैसे हमेशा ही अच्छे रहते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर जब हमारे जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार थी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करे गए थे। तो उन प्रोजेक्ट्स में से इम्पॉर्टेंट था, कौन सा था? सलमा डैम। सलमा डैम जो कि कहाँ पर है? ये है वहाँ के हेरात प्रोविंस में, ठीक है, हेरात प्रोविंस में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया वालों ने ही अफ़गान का पार्लियामेंट भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ का जो संसद भवन है इंडिया वालों ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ऐसे ही क्या था, एक नाम ये है कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये भी किसने बनवाया? इंडिया ने बनवाया। और चाइल्ड हेल्थ है ना, हबीबा स्कूल करके ये है, ये बनवाया था। ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सलमा डैम का दिया है, बहुत मोस्ट कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशंस को देखा जाए तो अफ़गानिस्तान, देखो इसको तो मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा भारत है, इंडिया। ये देखो, ये अगर मैंने इसको बनाया, ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, इधर की तरफ अफ़गानिस्तान आता है। तो अगर इसकी जो लोकेशन है अफ़गानिस्तान की, अगर लोकेशन को देखा जाए तो वो जो है सेंट्रल एशिया, जो यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया है ना, उसमें इंडिया की आवाजाही के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या निकाला कि वो ईरान के चाबर पोर्ट से यहाँ पहुँच जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो यहाँ से बाउंड्रीज़ की टच करती है, 94 किलोमीटर की बाउंड्री है। लेकिन अब पाकिस्तान का यहाँ पर थोड़ा वैसे कब्जा सा है, तो इसीलिए इंडिया ने दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ से निकाला है कि हम लोग यहाँ से सेंट्रल एशिया को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो अफ़गानिस्तान में पहुंचने के लिए भी और सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्प हमारी किसने करी? ईरान ने करी, ठीक है। ठीक, किसने करी? ईरान ने करी। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या प्रेजेंट करे? पद्म विभूषण अवार्ड। ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड्स 2। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण, यहाँ पद्म विभूषण की बात हो रही है, याद रखना किसकी हो रही है? पद्म विभूषण पुरस्कारों की बात हो रही है। तो कौन कौन से लोगों को सम्मानित किया गया? वैजयंती माला को, या चिरंजीवी, ठीक है, वेंकैया नायडू, या बिंदेश्वर पाठक, या पद्म सुब्रमण्यम, या फिर सभी को? तो आंसर इसका है सभी को करा गया है। आपको पता होगा, देखो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनको करा गया है। एक्ट्रेस है, कौन है? वैजयंती माला, इनको भी करा गया है, ये एक्ट्रेस हैं ये, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया वेंकैया नायडू, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये जो चिरंजीवी हैं ये भी एक्टर हैं। और ये जो पद्म, इनका नाम ही पद्म है, पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं वो भरतनाट्यम के डांसर हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या करा गया है? इन सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किससे करा गया है? पद्म विभूषण से। वैसे पद्म अवार्ड जो है उनकी कैटेगरी होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो पद्म अवार्ड थे वो हमारे देश में हर साल दिए जाते हैं। पहले बात तो ये हो गई कि ये हर साल दिए जाते हैं। और ये शुरुआत कब से हुई थी इनकी? शुरुआत इनकी हुई थी 1954 से हुई थी, ठीक है। और ये हमारे देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैं। इंडिया के ये जो अवार्ड्स हैं किस फील्ड में दिए जाते हैं? बहुत सारी फील्ड में है। और अगर हम इसे मोटे तौर पर बोलें तो इन्हें पब्लिक सर्विस के फील्ड में दिया जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। किस में दिया जाता है? पब्लिक सर्विस में। अब इनकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिया है? पद्म विभूषण लिया है। तो देखो, पद्म एक हो गई, पद्म विभूषण की कैटेगरी हो गई, एक हो गई पद्म भूषण की, और थर्ड है पद्म श्री की। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो पद्म विभूषण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो इनकी हायरार्की में, ये जो तीन चीज़ें हमने बताई हैं ना, तीन चीज़ें, पद्म विभूषण, फिर भूषण और फिर है पद्म श्री, इनमें सबसे
सबसे ऊंचा कौन सा है, हाईएस्ट हायरकी कौन सी है, वो पद्म विभूषण की ही है। और फील्ड की अगर बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये हो गया जैसे कि आर्ट्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोशल वर्क में अच्छा काम करा है तो उसमें दे दिया जाएगा, और पब्लिक अफेयर्स में दिया जाएगा, साइंस और इंजीनियरिंग में दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेड और इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, एजुकेशन में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, सिविल सर्विसेज में, इन सब में ये सारी कैटेगरीज होती हैं, इन सब में ये दिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इन्हें देता कौन है, इन्हें हमेशा ही प्रेसिडेंट देते हैं हमारे, ठीक है। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है हमारी, अभी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने ये दिया है, ठीक है, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। लेकिन इसको रिकमेंड जो करता है ना, वो प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करती, रिकमेंड करने के लिए पद्म अवार्ड की एक कमेटी होती है पूरी, ठीक है, कमेटी होती है, तो वो रिकमेंड करते हैं। जो कि कौन बनाता है कमेटी को, तो कमेटी को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पूछा है कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन से जो कथन है वो सही हैं। अब देखो यहाँ पूछा है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर थर्ड है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव द्वीप को अलग करता है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो अब देखिए इन तीनों में से तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ये सारी ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा। ये गलत प्रिंट हो गया है, ये इसको करके क्या कर लो, ऑल लगा लो, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है ये, क्योंकि सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं, जो हमारे पास मैप है। देखो अब आपको पता होगा कि हमारी जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री से निकलती है, गुजरती है, पता है ना, 0 डिग्री से, ठीक है। अब उस इक्वेटर के पास थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मालदीव पड़ेगा, आपको पता होगा। फिर ये हमारा इंडिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इंडिया के यहाँ पर अंडमान है और नीचे की तरफ निकोबार है, आपको पता होगा। अच्छा अब देखो इंडिया के अगर हम तो देखो ये हो गया हमारा अंडमान, नीचे है निकोबार। अब इधर की तरफ क्या आता है, लक्षद्वीप आता है। अब उस लक्षद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है, वो है मिनिकॉय। अब देखो ये सारी पहले हमने लोकेशंस देख ली हैं। यहाँ हमने ये देख लिया है कि यहाँ पे विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पास होती है 0 डिग्री से। अब जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, तो यहीं पर 0 के बाद क्या आता है, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, है ना, ऐसे आता है। तो यहीं पर हमारा 8 डिग्री, यहीं पर 9 डिग्री और उसके बाद आएगा 10 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय, यहाँ पे हमने छोटी सी लाइन खींची है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी होती है, वो होता है हमारा 8 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही जब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप इन दोनों के बीच में आती है एक लाइन, आती है चैनल आता है, वो है 9 डिग्री का चैनल, ठीक है। फिर थोड़ा और ऊंचाई से लेंगे तो ये अंडमान और निकोबार, ये आएगा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री हो गया हमारा, 9 डिग्री और 8 डिग्री। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पड़ता चला जाएगा, और सबसे जब पोलर वाला एरिया आता है तो वहाँ पर आता है 90 डिग्री। तो ऐसे ही 90 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो सीक्वेंस है, अंडमान निकोबार की जो सीक्वेंस है, उसकी हमने एक ट्रिक बनाई है अभी आप लोगों के लिए। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ऐसे ही डिटेल्ड हमने जो वीडियोस हैं वो एनसीईआरटी की बना रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिए। और ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देखिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन न्यूज़ दृष्टि 10 ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन न्यूज़, एक मिनट, रिसेंटली इन न्यूज़ दृष्टि 10 ड्रोन्स की यहाँ बात हो रही है। मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने मैन्युफैक्चर करे हैं? जो हाल ही में खबरों में रहे दृष्टि 10 ड्रोन किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? क्या DRDO ने करे हैं, इसरो ने करे हैं, हमारी भारतीय सेना ने करे हैं, या फिर अडानी
डिफेंस एरोस्पेस ने करे हैं, ठीक है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर है, आप में से कई बच्चे DRDO से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर है अडानी डिफेंस एरोस्पेस। अब देखो, अब हम इसकी सबसे पहले न्यूज़ जान लेते हैं, न्यूज़ क्या है। अब जो हमारी जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, हमारी जो भारतीय सेना है, वो दृष्टि 10 ड्रोन्स को यूज़ करेगी किस में, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी निगरानी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की बात आ जाती है, उसके बॉर्डर की बात आ जाती है, सर्विलेंस की बात आ जाती है, और प्लस यहाँ पर एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो दृष्टि 10 जो स्टार लाइनर्स हैं, ये इंडिजीनियसली मतलब कि स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए हैं, ठीक है। स्वदेशी रूप से, ये स्वदेशी विकसित किए गए हैं, स्वदेशी हैं, हमारे ही देश में हुए हैं। और किसने करे हैं, तो ये करे हैं अडानी डिफेंस ने, ठीक है। किसने करे हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये डेवलप करे हैं। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं जो हम इतनी न्यूज़ में आ रहे हैं, इनकी क्वालिटीज़ ये हैं कि ये 36 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं, प्लस 450 किलोग्राम का वज़न लेकर ये चल सकते हैं, ये इनकी कैपेसिटी है, ठीक है। और प्लस क्या है, ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, हर वेदर में काम करेगा, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हर वेदर में ये काम करेगा। और यहाँ तक कि हमारी जो नौसेना है, हमारी जो इंडियन नेवी है ना, उसकी भी ये कैपेसिटीज़ को ये क्या करेगा, ये बहुत बढ़ा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेल। अब बेल के बारे में यहाँ बात हो रही है, डिफ़ॉल्ट बेल, जमानत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जमानत की बात है, आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी की खूब ज़्यादा न्यूज़ अभी आई है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी है, इंटरिम बेल दी है नहीं दी है 1 जून तक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो खबर है जिसमें से आपका क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बेल, अब देखो बहुत सारे टाइप्स की बेल होती हैं, डिफ़ॉल्ट बेल है, इंटरिम बेल है, एंटिसिपेटरी बेल है। तो हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो डिफ़ॉल्ट बेल है, क्या ये राइट टू बेल है जो एक्रूज व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। यानी डिफ़ॉल्ट बेल क्या वो वाली बेल है कि जिस मामले में आरोपी को चार्जशीट न फाइल होने पर डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है यहाँ पर। दूसरी आती है इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल ग्रांटेड फॉर टेम्पोररी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट। क्या ये टेम्पोररी और शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रांट करी जाती है, यानी आरोपी को छोटी अवधि और कम समय के लिए जेल से बाहर जाने की इजाज़त होती है अंतरिम जमानत में। थर्ड है एंटिसिपेटरी बेल, अ पर्सन ऑन अ बेल इवन बिफोर अ पर्सन इज अरेस्टेड। यानी अग्रिम जमानत की बात है, यह जमानत व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले ही जारी की जाती है। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए ये सारी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं और हमारा सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बेल्स होती क्या हैं। तो अब देखो टाइप ऑफ बेल में डिफ़ॉल्ट बेल को पहले पढ़ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल जो है जमानत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, यहाँ पर ये उस इंसान का अधिकार हो जाता है, क्या हो जाता है, उस इंसान का राइट हो जाता है अगर पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन में करने में फ़ेल हो जाती है। अगर वो 90 दिन के अंदर उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर पाती तो उस इंसान को जमानत मिलना उसका अधिकार हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत की बात हो रही है। तो इंटरिम वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये टेम्पररी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है, ठीक है, छोटे से पीरियड के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको यही वाली बेल दी गई है। और लेकिन क्यों दी गई है, अब देखो वो इसीलिए दी गई है, टेम्पररी रिलीफ उनको दिया गया है क्योंकि लोकसभा के क्या आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। तो उनको भी कैंपेन करने के लिए कोर्ट ने इजाज़त दी है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए दी है। 1 जून को उनको सिर्फ 1 जून तक की ही दी है, लेकिन उस टाइम में वो अपने फाइल, ऑफिस, साइन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक।
तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? वो होती है, ये वो डायरेक्शन होते हैं, मतलब वो निर्देश हैं जो कि एक इंसान को रिलीज़ करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अभी वो पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट होने से पहले उसको बेल दे देना, ठीक है। यह जमानत व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले ही जारी हो जाती है। ये एक एप्रीहेंशन पर, मतलब कि पहले से अनुमान होता है कि हाँ वो इंसान जो है वो गिरफ्तार हो सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता है और उसको वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक बहुत बड़ी संभावना की बात होती है, ये संभावना के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो वो अप्लाई कर देता है और उसको ये बेल, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ बेल थी, हमने अपनी इस सीरीज़ में ये भी कवर कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कॉपी में नोट ज़रूर करिए, ठीक है। और बार बार इन वीडियोज़ को आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, अपने कॉपी में भी ऐसे पॉइंट्स को लिखते रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर, देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यहाँ बात हो रही है, इसमें सदस्य हैं। अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये था कि जो पैलेस्तीन है, ठीक है, पैलेस्तीन को यूनाइटेड नेशन में फुल मेंबरशिप की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको न्यूज़ को जो है वो कवर करा है। तो इंडिया जो है वो भी इसी की ही फिराक में है कि जी हाँ जो है इनको यहाँ पे मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन में मिलनी चाहिए, इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, क्या 5 परमानेंट या 5 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट या 10 नॉन परमानेंट, यानी कि अस्थायी सदस्यों की बात हो रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। तो अब 10 परमानेंट है या फिर 10 नॉन परमानेंट है, 10 परमानेंट है या फिर 5 नॉन परमानेंट हैं। तो देखो परमानेंट यहाँ पर 5 हैं, कितने हैं, P से परमानेंट, P से 5, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। P से परमानेंट और P से ही 5 हो गए। और नॉन परमानेंट में कितने मेंबर होते हैं, ये होते हैं 10 मेंबर होते हैं, और टोटल को मिला दो तो कितने हो गए, ये हो गए 15 मेंबर इसमें होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये 5 परमानेंट मेंबर जो होते हैं इनको बोलते हैं P5, ठीक है, क्या बोलते हैं, P5। P से क्या हो गया, परमानेंट, और 5 से तो 5 हैं क्योंकि 5 सदस्य हैं। तो ये वो नेशन है जिन्होंने, जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशन है ना, ज़्यादातर वो हैं, और प्लस इसके अंदर चाइना भी है। अब देखो कौन कौन से हैं, एक हो गया US, मतलब कि अमेरिका हो गया, UK ब्रिटेन भी हो गया इसी के अंदर रशिया भी हो गया, ठीक है, इसी के अंदर फ्रांस है, और इसी के अंदर चाइना भी है। तो ये 5 है, इनकी सदस्यता कभी नहीं हटेगी, ये 5 हैं, परमानेंट हैं, हमेशा हमेशा के लिए हैं। लेकिन 10 वो वाले नेशंस होते हैं, वो वाले कंट्री हैं जो कि हर 2 साल में इलेक्ट भी होते हैं और चेंज भी होते हैं, ठीक है, हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं। तो बस हमने यहीं से ये क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे पैलेस्तीन की बात हो रही है कि इसे यूनाइटेड नेशन में जो है मेंबरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो रही बात, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन में ही बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सक्लूसिव जोन ऑफ अ कंट्री एक्सटेंड्स अप टू किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला होता है। तो कई बच्चों को तो ये आता भी होगा, 24 नॉटिकल माइल, 112 नॉटिकल माइल, या 200 नॉटिकल माइल, या फिर 400 नॉटिकल माइल। तो सही आंसर है इसका 200 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। अब यहाँ पर न्यूज़ जो थी वो ज़्यादा खास नहीं थी, बस उसमें ये था कि जो फ्रेश वाटर होता है ना, जो फ्रेश अलवण पानी जो है वो हमारे समुद्रों के नीचे जो तल हैं उनमें भी मिलता है, ठीक है। तो बस वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की बात थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया। अब देखो अगर हम देखें तो हर देश का चाहे आप किसी भी देश की कोस्ट लाइन ले लीजिए, इंडिया की ले लीजिए, अफ्रीका की ले लीजिए, किसी भी देश की कोस्ट लाइन ले लीजिए, तो वहाँ पर कुछ कैटेगरीज दे रखी होती हैं, एक डिवीज़न दे रखा होता है,
ठीक है। अब चाहे हम इसे इंडिया की ओर से समझें या फिर कैसे भी समझ लें, तो सबसे पहला किसी की भी कोस्ट लाइन है ना, तो सबसे पहला जो आएगा, जो चिपका हुआ उसके कोस्ट से, तट से जो पानी चिपका हुआ होगा, वो सबसे नंबर 1 का आता है टेरिटोरियल। कौन सा आता है? टेरिटोरियल सी होता है, जो कि 12 नॉटिकल माइल का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिगुअस वाला। कॉन्टिगुअस वाला भी 12 नॉटिकल माइल होता है। और अगर उस कोस्ट से यानी बेस लाइन से ही लें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स आता है। यानी कि अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया कोस्ट लाइन होगी यानी बेस लाइन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 12 तक जाऊंगी तो पहले टेरिटोरियल आएगा, फिर उसके अगले 12 जाऊंगी तो कौन सा आएगा? कॉन्टिगुअस वाला वाटर आएगा। और फिर यहाँ से अगर मैं 200 नॉटिकल माइल तक जाऊंगी तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा। उसके बाद जो आएगा वो हाई सीज़ वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल वाली बात हो रही है, जो कि बेस लाइन से हम लोग नापते हैं। और बेस लाइन वही है जो आपके तट होता है ना, जो आपके तट, जो कोस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ से ली जाती है। ये जो है ये बेस लाइन से नापी जाती है और 200 तक जो है वहाँ तक इसका मेजरमेंट होता है। अब देखिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे। 8 के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे। अगर आपको जो है कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। उन बच्चों को ज़रूर बताइए जिन्हें ऐसे करंट अफेयर के MCQs जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।